दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत में घर महंगे हो गए तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि जो आंकड़े अब सामने आए हैं वो सिर्फ महंगे नहीं बल्कि मिडिल क्लास यानी आपके लिए सीधा वार्निंग सिग्नल है। सोचिए, जिस शहर में 5 साल पहले 2 BHK फ्लैट 45 से 80 लाख में मिल रहे थे, आज उसी फ्लैट की कीमत 90 लाख से लेकर 1.5 या 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये सिर्फ मुंबई या दिल्ली की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश के टॉप 8 शहरों का हाल है। अब एक नई रिपोर्ट कहती है कि भारत के कई बड़े शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वेटेड एवरेज प्राइस पहली बार 10,500 प्रति स्क्वायर फीट के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंच चुकी। यानी अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदने जाएं तो सिर्फ बेस प्राइस 1 करोड़ के आसपास बैठ रहा है। रजिस्ट्रेशन अलग, जीएसटी अलग, पार्किंग अलग, मेंटेनेंस अलग और होम लोन का इंटरेस्ट अलग से। अब सवाल ये कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट इतनी तेजी से भागने लगा? क्या ये जेन्युइन डिमांड है? क्या ब्लैक मनी वापस मार्केट में आ रहे हैं? क्या एनआरआई पैसा प्रॉपर्टी को आसमान पर ले जा रहा है, या फिर बिल्डर्स ने पूरा गेम ही बदल दिया है? देखिए, इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस रिपोर्ट को समझना होगा जिसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी। जे बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉप टाइगर की ताज़ा हाउसिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के टॉप 8 सिटीज़ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में एवरेज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस 10,500 प्रति स्क्वायर फीट के पार चला गया। और अगर अलग अलग शहरों की बात करें तो मुंबई अब भी सबसे महंगा मार्केट बना हुआ है, जहां कई प्रीमियम लोकेशन में कीमतें 25,000 से 45,000 प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच गई। गुरुग्राम में लग्जरी अपार्टमेंट्स 18,000 से 30,000 प्रति स्क्वायर फीट तक बिक रहे हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में कभी अफोर्डेबल आईटी सिटीज़ माने जाते थे, वहां भी अब प्रीमियम हाउसिंग एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस तो तेज़ी से बढ़ रहे हैं लेकिन हाउसिंग सेल्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। यानी डिमांड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितना मार्केट दिखा रहा था, फिर भी प्राइस क्यों भाग रहे हैं? इसका जवाब मिलता है नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में। इकोनॉमिक टाइम्स की कवरेज के मुताबिक 2025 के दौरान टॉप 8 इंडियन सिटीज़ में कई जगह रेजिडेंशियल प्राइस में 19% तक की वृद्धि दर्ज की, जबकि सेल्स ग्रोथ उतनी तेज नहीं रही। अब यहाँ समझिए असली खेल। पहले बिल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल फ्लैट्स बनाते थे क्योंकि मिडिल क्लास सबसे बड़ा बायर था, यानी आप। लेकिन अब मार्केट का पूरा फोकस लग्जरी हाउसिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका है। आज डेवलपर्स वही प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जहां उन्हें सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है, यानी 40, 50 या 80 लाख के फ्लैट की बजाय 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ वाले फ्लैट्स। नाइट फ्रैंक और कई अन्य एजेंसीज की रिपोर्ट बताती है कि 1 करोड़ से ऊपर वाले घरों की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट लगातार कमजोर हो रहा है। अब सवाल, आखिर लग्जरी हाउसिंग में इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है हाई इनकम प्रोफेशनल, स्टार्टअप फंडर्स, स्टॉक मार्केट वेल्थ और एनआरआईज। दोस्तों, कोविड के बाद भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, अपग्रेड लिविंग। यानी लोग अब सिर्फ घर नहीं खरीद रहे बल्कि लाइफस्टाइल खरीद रहे। क्लब हाउस, स्काई डेक, स्मार्ट होम, प्राइवेट एलिवेटर, ब्रांडेड रेजिडेंस। यही वजह है कि अब बिल्डर भी अल्ट्रा लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का लग्जरी हाउसिंग बूम आने वाले कई सालों तक प्रॉपर्टी प्राइस को ऊपर धकेल सकता है, क्योंकि रिच बायर्स की बाइंग कैपेसिटी अभी भी मजबूत बनी हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ लग्जरी बायर की नहीं है। असली विस्फोट की वजह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी है। पिछले कुछ सालों में सीमेंट, स्टील, लेबर और लैंड कॉस्ट में भारी उछाल आया। क्रेडाई और कई इंडस्ट्रियल बॉडीज लगातार कह रही है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट ने अफोर्डेबल हाउसिंग को मुश्किल बना दी। अब बिल्डर कहता है कि अगर ज़मीन महंगी है, कंस्ट्रक्शन महंगा है, अप्रूवल प्रोसेस महंगा है, तो वो 40, 50 या 60 लाख का घर बनाकर प्रॉफिट कैसे कमाए? यही वजह है कि अफोर्डेबल सेगमेंट धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख से कम वाले घरों की बिक्री में भारी गिरावट आई, क्योंकि सप्लाई लगातार घट रही है। और अब यहाँ एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, इन्वेस्टर्स की वापसी। कोविड के दौरान कई लोगों ने स्टॉक मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो में पैसा लगाया, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग फिर से रियल एस्टेट को सेफ एसेट्स मानकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन असल में क्या सच में ऐसी स्थिति है? खासकर दिल्ली एनसीआर, गोवा, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मार्केट में इन्वेस्टर्स एक्टिव ज़रूर हुए। कई रिपोर्ट्स कहती है कि एनआरआईज अब भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट में तेज़ी से निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में भारत का अर्बन ग्रोथ और तेज होगा। और जब मार्केट में एंड यूज़र से ज़्यादा इन्वेस्टर आते हैं, तब प्रॉपर्टी सिर्फ रहने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि इन्वेस्टर
कमोडिटी बन जाती है और यहीं से शुरू होता है प्राइस एक्सप्लोजन। अब इसका असर देखिए, आज मिडिल क्लास फैमिली अगर मेट्रो सिटी में घर खरीदना चाहती है तो उसे 20% डाउन पेमेंट के लिए 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद 25 से 30 साल की ईएमआई, अगर 1 करोड़ का लोन लिया और इंटरेस्ट रेट 8.5% के आसपास, तो ईएमआई 80,000 महीना तक पहुंच सकती है। यानी भारत की एवरेज सैलरीड क्लास के लिए होम ऑनरशिप धीरे धीरे एक सपना बनता जा रहा है। यही वजह है कि अब बड़े शहरों में रेंटिंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। लोग प्रॉपर्टी खरीदने की बजाय रेंट पर रहना ज़्यादा सेफ मान रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक संकट है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ने के साथ साथ रेंट भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु, गुरुग्राम और हैदराबाद जैसे शहरों में पिछले 2 साल में कई जगह रेंट 20 से 40% तक बढ़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये बबल है? क्या भारत में भी चाइना जैसा रियल एस्टेट क्राइसिस आ सकता है? फिलहाल एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं मानते, क्योंकि भारत में अभी भी अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। लाखों लोग छोटे घरों से मेट्रो सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हाउसिंग डिमांड को सपोर्ट करे। लेकिन खतरा यहाँ है कि अगर इनकम ग्रोथ प्रॉपर्टी प्राइस के बराबर नहीं बढ़ी तो आने वाले समय में मिडिल क्लास पूरी तरह मार्केट से बाहर हो सकता है। और यही वजह है कि अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सरकार से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट और इंटरेस्ट रिलीफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में भारत के कई बड़े शहरों में घर खरीदना सिर्फ अमीरों का खेल बन जाएगा, जो कि अभी बना हुआ है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर प्रॉपर्टी इतनी तेज़ी से महंगी हो रही है तो आखिर मिडिल क्लास का भविष्य क्या होगा, यानी आपका? क्या आने वाले समय में लोग घर खरीदना छोड़ देंगे? क्या इंडिया में जनरेशन रेंट शुरू होने वाली है? और क्या रियल एस्टेट का ये बूम आगे चलकर किसी बड़े संकट में बदल सकता है? यही हम समझेंगे वीडियो के अगले हिस्से में, इसलिए वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब यहाँ से कहानी और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में जो एक्सप्लोजन अभी दिखाई दे रहा है उसका सबसे बड़ा असर आने वाले समय में मिडिल क्लास आम आदमी पर पड़ेगा। सोचिए, एक आम नौकरी करने वाला इंसान जिसकी सैलरी हर साल 8 से 10% बढ़ती है, लेकिन उसी शहर में घर की कीमत 15 से 20 या उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो आखिर वो घर खरीदेगा कैसे? यही वजह है कि अब भारत के बड़े शहरों में घर खरीदना धीरे धीरे ज़रूरत कम और लग्जरी ज़्यादा बन जाता है। और सबसे डरावने वाली बात यह है कि अब इसके संकेत सिर्फ सोशल मीडिया लोगों की शिकायतों तक सीमित नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रिपोर्ट और फाइनेंशियल एजेंसी भी यही चेतावनी दे रही है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट उठा लीजिए, जिसके मुताबिक 2025 में टॉप 8 सिटीज़ में लगभग 3.48 लाख हाउसिंग यूनिट्स बिके थे, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट लगातार कमज़ोर होता गया। यानी मार्केट में घर बिक तो रहे, लेकिन ज़्यादातर प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी। अब यहाँ सबसे बड़ा झटका ये है कि 50 लाख से कम वाले घरों की बिक्री में लगभग 23% तक की गिरावट दर्ज की गई। यानी जो सेगमेंट मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़रूरी था, वही सबसे तेज़ी से सिकुड़ रहा है। और इसका असर अब ज़मीन पर साफ दिखाई देने लगा है। पहले लोग 30 की उम्र तक घर खरीदने का सपना देखते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में युवा प्रोफेशनल्स होम लोन लेने से डर हैं, क्योंकि आज मेट्रो सिटीज़ में 2 BHK फ्लैट खरीदना मतलब 25 से 30 साल की फाइनेंशियल कैद। अगर दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों में कोई फैमिली 1 करोड़ का फ्लैट खरीदती है तो 20% डाउन पेमेंट के बाद भी लगभग 80 लाख का लोन लेना पड़ता है, और 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 25 से 30 साल की ईएमआई लगभग 75 से 80 हज़ार महीना पहुंच सकती है। अब सोचिए, भारत में कितने सैलरीड फैमिलीज हैं जो हर महीने इतनी ईएमआई आराम से दे सकते हैं। यही वजह है कि अब मिडिल क्लास बायर 2 हिस्सों में बढ़ गया है। पहला वो जो छोटे घर लेकर किसी तरह मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, और दूसरा वो जो होम ऑनरशिप छोड़कर रेंटिंग की तरफ जा रहे हैं। और यहीं से शुरू हो रहा है भारत का नया अर्बन क्राइसिस, जनरेशन रेंट, यानी एक ऐसी पीढ़ी जो जिंदगी भर किराए पर रहने को मजबूर हो सकती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेजी से बढ़ती प्रॉपर्टी प्राइस और लग्जरी हाउसिंग बूम आने वाले समय में अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस की ओर बढ़ सकते हैं। अब यहाँ एक और बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, माइग्रेशन पैटर्न चेंज। पहले लोग छोटे शहरों से मेट्रो सिटीज़ में बसने का सपना देखते थे, लेकिन अब कई फैमिलीज वापस टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में सिर्फ घर ही महंगे नहीं हुए, बल्कि स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, मेंटेनेंस और डेली लाइफस्टाइल कॉस्ट भी तेज़ी से बढ़ रही है। यही वजह है कि अब इंदौर, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, कोची, नागपुर और गोवा जैसे मार्केट तेज़ी से उभर रहे हैं, जहाँ लोग कंपेरेटिवली सस्ते घर और बेहतर लाइफस्टाइल तलाश रहे हैं।
लेकिन यहाँ भी खतरा है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े शहरों की प्राइसेस बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स छोटे शहरों में भी पैसा डालने लगते हैं और यहाँ भी प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन शुरू हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या भारत में भी चाइना जैसा रियल एस्टेट बबल बन रहा है? तो देखिए, फिलहाल स्थिति उतनी खतरनाक नहीं मानी जा रही, क्योंकि इंडिया की डिमांड अभी भी काफ़ी ऑर्गेनिक है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स नए रियल एस्टेट मार्केट बना रहे हैं। लेकिन खतरा दूसरी जगह है और वो है इनकम वर्सेस प्रॉपर्टी प्राइस का गैप। दोस्तों, आज भारत में कई मेट्रो सिटीज़ में प्रॉपर्टी प्राइस एवरेज एनुअल सैलरी के मुकाबले 10 से 15 गुना तक पहुंच गए। यानी एक मिडिल क्लास आदमी यानी फैमिली को घर खरीदने के लिए अपनी कई सालों की कुल इनकम बराबर कीमत चुकानी पड़ सकती। यही वजह है कि अब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी प्राइस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे लेकिन सैलरी ग्रोथ उतनी नहीं हुई तो मार्केट में डिमांड स्लो डाउन शुरू हो सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कई एनालिस्ट मानते हैं कि प्रीमियम हाउसिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग रह सकती है, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट की कमजोरी लंबे समय में पूरे मार्केट के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि आखिरकार भारत का सबसे बड़ा बायर बेस मिडिल क्लास ही है और अगर वही मार्केट से बाहर होने लगे तो डेवलपर्स लग्जरी प्रोजेक्ट्स बेचते रह जाएंगे लेकिन मास डिमांड कमज़ोर हो जाएगी। अब इसका असर बैंकिंग सेक्टर तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि होम लोन भारतीय बैंक के सबसे बड़े रिटेल लोन सेगमेंट में से एक है। अगर फ्यूचर में हाउसिंग डिमांड कमज़ोर होती है तो इसका असर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सीमेंट, स्टील, लेबर मार्केट और पूरे इकोनॉमी पर पड़ सकता है। यही वजह है कि कई इंडस्ट्री बॉडीज़ और एक्सपर्ट सरकार से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई सब्सिडी, टैक्स रिलीफ और इंटरेस्ट बेनिफिट्स की मांग कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स ने सरकार से अफोर्डेबल हाउसिंग को फिर से प्रायोरिटी सेक्टर बनाने और बायर को एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन देने की मांग की है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि सरकार पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं को अर्बन मिडिल क्लास तक पहुंचाए। वहीं कुछ एनालिस्ट का मानना है कि रेंटल हाउसिंग पॉलिसी और को लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में हर कोई घर खरीद पाए। ये संभव नहीं दिख रहा। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत का रियल एस्टेट मार्केट धीरे धीरे अमीरों के लिए बनता जा रहा है? क्या आने वाले समय में मेट्रो सिटीज़ में घर खरीदना सिर्फ करोड़पतियों का खेल रह जाए, या फिर सरकार और मार्केट मिलकर ऐसा रास्ता निकालेंगे जहां मिडिल क्लास भी अपने घर के सपने को पूरा कर सके? क्योंकि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले 10 साल में भारत के बड़े शहरों में अपना घर शायद सिर्फ सपना बन जाए। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है भारत में प्रॉपर्टी प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और क्या आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।